Hello everyone. So I hope you all are doing well. So in this video, I'll be explaining how to score 100 plus marks in prelims. तो ये आप देख सकते हो मैंने मेरी मार्कशीट भी अटैच कर रखी है फॉर ट्रांसपेरेंसी. सो जो भी मतलब प्रीलिम्स में है ना, द थिंग्स विच हैव एक्चुअली हेल्प मी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन द वीडियो. और जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग क्या ना, प्रीलिम्स में सबका एक अपना एक अलग अप्रोच होता है ना. तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक का अप्रोच ब्लाइंडली फॉलो करना है, बट यस, हमेशा है ना, किसी के भी अप्रोच से जो भी आपको अच्छा एलिमेंट लग रहा है जस्ट उसको कॉपी कर लो अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर. ठीक है. सो सबसे फर्स्ट थिंग, प्रीलिम्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रूल क्या है, तो वो है स्टैटिक. ठीक है. अगर कोई गेम डिसाइड करता है प्रीलिम्स के अंदर, वो है स्टैटिक. अब मैं आपको इसके पीछे का रैशनल समझाता हूँ. देखो, यूपीएससी के प्रीलिम्स ऐसे लोग भी दे रहे हैं जो ऑलरेडी सर्विस के अंदर है. यूपीएससी के प्रीलिम्स ऐसे लोग भी दे रहे हैं जिन्होंने 2-3 बार ऑलरेडी प्रीलिम्स निकाल रखा है. और यूपीएससी के प्रीलिम्स ऐसे लोग भी दे रहे हैं जो शायद अपना अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम अब दे रहे हैं. तो इन सब कंडीशन में हमको सबको अगर बैलेंस करना हो तो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है कि आप 50 से 60 रैंडम सवाल दे दो जो किसी के सोर्स में ही ना हो. तो ये चीज़ यूपीएससी कर रहा है. हर साल वो 55 से 60 क्वेश्चंस ऐसे दे रहा है जो आपको कॉमनली ना तो आपके सोर्स में मिलेंगे, ना ही आप उनको इजीली कहीं पर ट्रेस कर पाओगे. ठीक है. तो अब इस केस में जो बचे 30-35 क्वेश्चंस है, दे बिकम वेरी क्रूशियल. बिकॉज अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से अप्रोच कर लिया, 85 से 90% आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी और आप 60 से 70% मार्क्स सिक्योर कर लोगे. तो अगर कट ऑफ हमारी अराउंड 88 या 87 जा रही है, तो आपका जो मेजर पार्ट जो है वो आप यहाँ से कवर कर लोगे. तो देखो, इसके अंदर एक बहुत सी सिंपल एडवाइस है. इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छी कमांड डेवलप कर लो. अगर कोई आपको रैंडमली भी पूछता है ना कि 71st अमेंडमेंट में कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है, तो आपको इतना आपके टिप्स पे होना चाहिए कि आप फटाफट उसको बता दो. ठीक है. तो इन एरियाज को थोड़ा सा अच्छे से मेमोराइज कर लो. जो चीज़ कंसेप्ट वाली है उनको समझ लो. जहाँ पे आपको रोट लर्निंग करना है उसको अच्छे से अप्लाई कर लो. तो आप जो स्टैटिक के क्वेश्चंस आते हैं वो आप बहुत सारे बेसिक ना सॉल्व कर लोगे. बिकॉज देखो, लास्ट ईयर भी जैसे मान लो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आया, बहुत सारे क्या, आई वुड से ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस है ना वेर आस्क्ड फ्रॉम द क्लास 11 एनसीईआरटी. अब सोचो अगर आपकी वहाँ पे पकड़ अच्छी है, तो आप वो 5 6 क्वेश्चन आप फटाफट फटाफट बना लोगे. सो हो रहा क्या है ना कि हम एक्स्ट्रा पढ़ने के चलते हैं ना, जो बेसिक है उसी को कई बार इग्नोर कर देते हैं. तो प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो. ठीक है. एक बार रिवाइज करो, 2 बार करो, 3 बार करो, जब तक आपको वो एक है ना लगता नहीं कि अब सबसे बेस्ट कंफर्ट जोन आ चुका है. कीप रिवाइजिंग और स्टैटिक सब्जेक्ट्स. ठीक है. एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस करो, स्पेस रिपीटेशन मेथड लगाओ, ताकि आपका जो स्टैटिक वाला एरिया है वो बहुत अच्छा हो जाए. ठीक है. अब मैं डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स. देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स इतना कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता. ठीक है. अब द थिंग इज के इफ यू एनालाइज लास्ट 10 to 15 ईयर्स पीवाईक्यूज, आपको पता चल जाएगा कि जो सवाल करंट से बेसिकली आते भी हैं वो एक तरीके से स्टैटिक का एक्सटेंशन है. जैसे मान लो अगर रामानुजाचार्य जी पे कोई सवाल आ रहा है कि रिसेंटली उनका कोई स्टैचू अनवेल हुआ था. ठीक है. सवाल करंट का है, बल्कि उनकी उनकी जो फिलोसफी थी वो तो स्टैटिक ही है ना. तो ये चीज़ बोल रहा हूँ कि स्टैटिक जितना अच्छा होगा उतना करंट वाले क्वेश्चन भी आप अच्छे से हैंडल कर लोगे. बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स इग्नोर करना है. ठीक है. बस समझाने का, देखो, हर चीज़ के पीछे रैशनल है. ऐसा नहीं कि हमको कुछ भी ऐसे फ्लूक में करना है. रैशनल ये है कि देखो, यूपीएससी है ना क्या करता है, कोई रिसर्च पेपर उठा लिया, कोई जर्नल उठा ली, या कोई मान लो कोई रैंडम सी वेबसाइट है वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशंस मिल गई उनको, तो वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर लेगा. जैसे मान लो हाइड्रोजल हो गया, या आपका मान लो इंटरनेशनल टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया. तो ये आप यूजुअली कॉमन किसी सोर्स में नहीं देखोगे. ठीक है. एग्जाम के बाद तो सारे सोर्स में आ जाएगा, बट एग्जाम से पहले वो मोस्टली किसी सोर्स में नहीं होता. तो अब इन क्वेश्चंस को ना ये सारे अनट्रेसेबल है. तो बेटर ये है कि हम हमारी एनर्जी वहाँ पे लगाए जहाँ से क्वेश्चंस थोड़ा सा हम ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टैटिक पार्ट है. बट अब करना क्या चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम करंट अफेयर्स को पढ़े ही ना. देखो, करंट अफेयर्स के अंदर है ना, आप एनवायरनमेंट को प्रायोरिटाइज करो, साइंस एंड टेक को प्रायोरिटाइज करो, और आप आईआर को प्रायोरिटाइज करो. ठीक है. तो बेसिकली इन एरियाज को अगर आप प्रायोरिटाइज करोगे ना, तो आपको करंट अफेयर्स में रिटर्न भी अच्छा मिलेगा. जो रिटर्न रेशियो होता है ना वो आपको अच्छा मिलेगा. एनवायरनमेंट के अंदर जैसे मान लो कोई अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई रिपोर्ट निकाली है, तो जस्ट सी द के रिपोर्ट किसने निकाली है, आईयूसीएन ने निकाली है, यूनेप ने निकाली है,
या WWF ने निकाल लिया या UNFCCC ने निकाल लिया, ठीक है। अगर मान लो एनवायरनमेंट में कोई कीवर्ड आ रहा है, जैसे मान लो ग्रीन वॉशिंग हो गया या फिर मान लो कोई नए कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो देखो वो कीवर्ड्स में क्या दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली साइंस एंड टेक है, देखो साइंस एंड टेक में मैं ऐसा बोलूंगा कि यार प्रीलिम्स के अंदर तो है ना बहुत हद तक कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, बिकॉज कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कोई रिसोर्स में नहीं दिए होता है। बट अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, जैसे मान लो अगर टेक्नोलॉजी का कुछ क्वेश्चन पूछा है विद एप्लीकेशन, तो यूजुअली एप्लीकेशंस में सब कुछ करेक्ट होता है, अनलेस अनटिल कुछ बहुत ही है ना बिजार दे रखा हो। तो अगर कुछ एक्सट्रीम नहीं दे रखा तो यूजुअली सारे करेक्ट होते हैं, है ना। तो इसमें थोड़ा सा PYQs रेफर करोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। IR के अंदर देखो, एक तो हो गया आपका प्लेसेस इन न्यूज़ वाला एरिया, ठीक है। और सेकंड एरिया जो IR के अंदर आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे प्रायोरिटाइज करना कि जो भी बड़ी जो है ना मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है, मान लो वर्ल्ड बैंक हो गई, IMF हो गई, या मान लो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गई, जो भी मैगजीन्स में कवर्ड होती है, इनकी थोड़ी फंक्शनिंग को अच्छे से पढ़ लो। किसी के हेडक्वार्टर्स है वो भी देख लो, बिकॉज ये ट्रिविया है छोटे छोटे, यू नेवर नो कौन सी चीज़ कहाँ से पूछ ले एग्जामिनर, ठीक है। तो इन चीज़ को अच्छा कर लो। सो बेसिकली, और कोई कंट्री है अगर वो बहुत न्यूज़ में थी, तो उसके थोड़ी सी बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लो। हाँ, जैसे मान लो इसराइल हो गई, अब मान लो, या फिर यूक्रेन लास्ट ईयर पूछा ही था इन्होंने, लास्ट लास्ट ईयर ना, तो इन कंट्रीज के थोड़ी सी बॉर्डर्स भी देख लो, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन चीज़ आपकी हैंडल हो जाएगी। अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है, तो फिर आप जो दूसरे करंट अफेयर्स के पोर्शन है, जैसे मान लो पॉलिटी हो गया या आर्ट एंड कल्चर हो गया, उनको थोड़ा सा देख सकते हो। और प्रायोरिटी देखो इन तीन पे ही देना, अगर ये तीन भी अच्छे से कर लोगे तो आपके मोस्ट ऑफ सवाल बन जाएंगे करंट अफेयर्स से। अब जो मतलब मेरे हिसाब से अगर स्टैटिक के बाद में कोई सबसे बड़ा इस एग्जाम में रोल प्ले करता है, तो वो बेसिकली हमारे PYQs है, ठीक है। क्योंकि देखो PYQs से आप बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया आप लोग को। जैसे देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज एनालाइजिंग PYQs फ्रॉम 2013 टू 2024। आपको एनालाइज करना है, इसमें आप पता हो क्या अप्रोच करो, रादर देन सॉल्विंग द सेक्शनल PYQs। मैंने भी ये चीज़ की थी, आपको ये सजेस्ट करूंगा, ऑफिशियल UPSC की वेबसाइट से जो ईयर बाई पेपर्स होते हैं उनको निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल जो 2024 पेपर उसको निकलवा लो, 23 का निकलवा लो, 22 पे निकलवा लो, ऐसे करके सारे पेपर्स निकलवा लो। और इन पेपर्स को आप ईयरली सॉल्व करो। देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये हमारा जो एग्ज़ाम है ना, इसमें क्वेश्चंस मिक्स आने वाले हैं, दो पॉलिटी के, दो एनवायरनमेंट के, एक हिस्ट्री का, ऐसे आने वाले हैं। तो अगर आप ये चीज़ करोगे ना, तो आपको एक तो एग्ज़ाम प्रैक्टिस भी हो रहा है, बिकॉज आप सेक्शनल अप्रोच जब फॉलो करते हैं ना, कि जैसे मान लो सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के PYQs देख लिए, सिर्फ पॉलिटी के PYQs देख लिए, तो ये सेक्शनल अप्रोच में इशू क्या होता है कि आप थोड़ा सा ना चीज़ों को आइसोलेशन में देखते हो। तो ना बेटर यही अप्रोच है कि आप पूरे साल के पेपर्स निकलवा लो, आपको टेलीग्राम पे भी कुछ कंपाइलेशंस मिल जाएगी ऐसे ईयरली पेपर्स के, ठीक है। तो इन पेपर्स को आप निकलवा लो और इनको सॉल्व करो। अब अगर आपके पास, जैसे मान लो इस साल वालों के पास तो टाइम नहीं होने वाला, बट अगर मान लो कोई नेक्स्ट ईयर दे रहा है और कुछ वो प्रिपेयर कर रहा है, तो आप रॉन्ग ऑप्शंस के नोट्स बनाओ। देखो UPSC कई बार रॉन्ग ऑप्शन से नए सवाल बना लेता है, कई बार रॉन्ग ऑप्शंस की नॉलेज भी आपको काम आती है। जैसे मान लो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, 4 पॉलिटिकल पार्टीज पूछ रखी है उन्होंने, ठीक है। तो जो एक पार्टी का नाम था स्वतंत्रता पार्टी, ठीक है, या स्वतंत्र पार्टी, बेसिकली ये श्री राजगोपालाचारी जी ने बनाई थी। तो अब ये कैसे पता चला हमको, बिकॉज ये नॉर्मल बुक्स में तो कवर्ड नहीं है, ये PYQ में दिया हुआ था। 2000 आई थिंक 5 से 6 साल के पहले का PYQ था, उसमें ये चीज़ दी हुई थी। तो अगर मान लो किसी ने वो चीज़ कवर की होती तो वो क्वेश्चन बना लेता। तो अगर टाइम मिलता है तो रॉन्ग ऑप्शंस के नोट्स बनाओ। दूसरा, PYQ से कॉमन थीम्स पता करो। जैसे मान लो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे स्पीशीज बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पूछ रहा है, लिटरेचर पूछ रहा है, बुद्धिज्म जैनिज्म पूछ रहा है, तो इन पे थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो। अब जो सेकेंड स्टेप है, मैंने आपको जो इनिशियली बताया था कि इस पेपर में 50 से 60 क्वेश्चन रैंडम आ रहे हैं, तो इनको हम हैंडल कैसे करेंगे। द बेस्ट वे इज टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ UPSC के स्टेटमेंट्स। जितना आपकी मास्टरी इस चीज़ में हो जाएगी कि मान ला, उतना ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बिकॉज देखो पूरा देखो कोचिंग मॉक्स जो होता है ना, टेस्ट सीरीज जो होती है, टेस्ट सीरीज का पर्पस अलग होता है। वहाँ पे दे आर चेकिंग योर नॉलेज, कि आपकी स्टैटिक की नॉलेज क्या है, आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज क्या है। बट UPSC में है ना, थोड़ा सा वो लोग कॉमन सेंस और लॉजिक भी आपके डिमांड करता है, ठीक है। थोड़ा नहीं, काफ़ी हद तक आप अगर देखोगे ना, तो 50-60 क्वेश्चन में आपको कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा। अब इसमें आपको एनालाइज करना है कि एग्जामिनर ट्रैप्स कैसे देता है, ठीक है, कि वो कैसे मेड अप स्टेटमेंट बनाता है। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मेड अप स्टेटमेंट का एग्जाम्पल क्या हो गया कि इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एनी एप्पल फ्रॉम USA। आप खुद सोचो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो लॉजिक देखो, लॉजिक यूज करो और कॉमन सेंस करो, जिससे आप आंसर को डिराइव करो। डायरेक्ट आंसर किसी को भी नहीं पता होते, ठीक है, मोर देन 30-40 क्वेश्चन।
फिर आपको अजम्पशंस पे प्रीलिम्स खेलना पड़ता है कि अच्छा इसका ये सही होगा, बट दैट विल बी बेस्ड ऑन एजुकेटेड गेस, ठीक है, वो रैंडम गेस नहीं होगा, वो एजुकेटेड गेस होगा। तो फर्स्ट क्या था, पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, रॉन्ग ऑप्शंस के नोट्स बनाओ। सेकंड क्या था, पीवाईक्यूज की लैंग्वेज को पढ़ो। अब थर्ड क्या है, लुक फॉर ऑप्शन प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या है, देखो ऑप्शन प्रोबेबिलिटी इज लाइक कि सपोज एक क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब अगर 5 के 5 में जेनरिक स्टेटमेंट्स है, वहां पे सम कैन जैसे कीवर्ड यूज कर रखे हैं, तो सारे करेक्ट है, बिकॉज आप उसको निगेट नहीं कर सकते। बट अगर मान लो 5 स्टेटमेंट में से 2-3 भी फैक्चुअल दे दिए, तो आप ये मान के चलना कि सारे स्टेटमेंट्स तो करेक्ट नहीं होने वाले हैं, ठीक है, 5 के 5 तो करेक्ट नहीं होने वाले हैं। तो अब आप सोचो कि आप ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी में कितना आगे आ गए, कि सपोज करिए कि एक ओनली 5 वाला जो ऑप्शन था या ऑल 5 वाला ऑप्शन था, वो आपने पहले ही हटा दिया। तो ये चीज़ करने से पता है क्या फ़ायदा हुआ, ये चीज़ करने का फ़ायदा ये हुआ कि अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो गई। मान लो 4 स्टेटमेंट है, उसमें से एक चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी होती है 25%, बट अगर आपने एक एलिमिनेट कर दिया तो अब आपकी 33% के आसपास हो चुकी है। तो ये चीज़ है ना ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। थोड़ा सा बस पीवाई को रिसर्च कर लेना, ताकि आपको मेरी बात पे ट्रस्ट भी हो जाएगा कि अगर स्टेटमेंट्स में फैक्ट्स दे रखी है तो सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं होने वाले। तो फटाफट जैसे ही दिख रहे हैं फैक्ट्स हैं, वो लास्ट ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो आप। तो आप ऑलरेडी आपका एक ना सोचने का हॉरिजॉन फिर बहुत इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज देखो ये चीज़ करनी पड़ेगी, हर चीज़ आप सोच मतलब वहाँ पे है ना, यू कैन नॉट बी श्योर ऑफ एवरीथिंग। तो ये चीज़ एग्जाम में करनी है, और ये चीज़ पे ट्रस्ट कब आएगा, जब आपने पीवाईक्यूज अच्छे से कर रखे हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप जैसे मैंने बताया कि आप ट्राई करो कि ऑप्शन प्रोबेबिलिटी देख लो, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज कैसे यूटिलाइज करना है, देखो आई वुड सजेस्ट कि टेस्ट सीरीज को भी इग्नोर मत करना। अभी देखो काफ़ी बारी क्या होता है कि वन स्ट्रीम ऑफ एस्पिरेंट्स आर हेविली फोकसिंग ऑन पीवाईक्यूज, अनदर स्ट्रीम ऑफ एस्पिरेंट्स आर हेविली फोकसिंग ऑन टेस्ट सीरीज। यू हैव टू बी स्मार्ट, आप चलो बीच के मार्क में, मध्यम मार्क। टेस्ट सीरीज से फायदा क्या होगा, आपको आपका स्वीट स्पॉट पता चल जाएगा, ठीक है। अब वो स्वीट स्पॉट किसी के लिए 85 हो सकता है, किसी के लिए 90 हो सकता है, बट अगर मेरी सजेशन पूछोगे तो 90 से 95 इज अ गुड रेंज। मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक अटेम्प्ट इन दिस रेंज, बिकॉज इसके पीछे मैं आपको रैशनल समझाता हूँ, ठीक है। हर चीज़ में देखो रैशनल होगा। रैशनल ये है कि देखो यूपीएससी की आंसर की और कोचिंग के आंसर की में वेरिएशन अच्छा खासा आ रहा है लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर। अब मान लो आपकी कोचिंग आंसर की से 90 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, 90 मार्क्स सपोज करो आपकी कोचिंग आंसर की से आ रहे हैं। अब इट कैन बी पॉसिबल कि जब यूपीएससी की मार्कशीट आई है आपके मार्क्स आए 82 83, तो आप एक तरीके से आप रिस्क जोन में आ गए, ठीक है, आपका प्रीलिम्स की कट ऑफ से मिस हो गए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हेज करने के लिए क्या करें, अटेम्प्ट ज़्यादा करो, ताकि आप थोड़ा सा हेज कर लो। एंड बिलीव मी, अगर कॉमन सेंस लॉजिक से अटेम्प्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी और एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, ठीक है। अल्टीमेटली सिंपल कैलकुलेशन लगा लो, अगर आपके एग्जाम में 65 क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है, 65 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, और आपके सारे क्वेश्चन भी अगर इनकरेक्ट हो गए ना, जो बचे 35 क्वेश्चन, टिल यू विल क्लियर द फॉरेस्ट कट ऑफ। आई एम नॉट सेइंग सीएससी की कट ऑफ, आई एम सेइंग फॉरेस्ट की कट ऑफ निकाल लूंगा, ठीक है। तो जस्ट सी के अगर प्रोबेबिलिटी का रोल कितना ज़्यादा है प्रीलिम्स में, बिकॉज देखो अनसर्टन स्टेज है, इसको टैकल करने का यही एक तरीका है, ठीक है। अगर हम कम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है, अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी आपकी फेवर में नहीं है, तो आपका वो अब रिस्क जोन में आ जाओगे। क्योंकि देखो आंसर की यूपीएससी की आती है 1 साल बाद में, जैसे 2024 की तो अभी तक नहीं आई। तो नो वन नोस कुछ कुछ क्वेश्चंस में यूपीएससी ने क्या राइट ऑप्शन दिया है। तो बेटर के उस चीज़ को हेज करने के लिए हम थोड़ा सा अटेम्प्ट ज़्यादा कर लें, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, सी आई नो दैट प्रीलिम्स इज एक्चुअल रियली एन अनसर्टेन स्टेज, है ना, मैं खुद बोलता हूँ प्रीलिम्स अनसर्टेन स्टेज है, बट बिलीव मी ना, इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही रैंडम है। आप सिर्फ एक ट्रिनिटी को फॉलो करो। वो ट्रिनिटी क्या है, सबसे पहला स्टैटिक अच्छा कर लो आप अपना लॉजिक डेवलप कर लो बेस्ड ऑन पी वाई क्यूज। दूसरा, आप हायर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करो, ये मेरी एडवाइस रहेगी, ठीक है। दिस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़े से अटेम्प्ट ज़्यादा करो, बिकॉज देखो अटेम्प्ट ज़्यादा करोगे तो आपके पास थोड़ा सा मार्जिन रहेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आई होप यू ऑल विल डू वेल ना। प्रीलिम्स में स्ट्रेस होता है, बट अगर आपने तैयारी अच्छी की है, आपका स्टैटिक अच्छा है, आपने जो एसेंशियल करंट अफेयर्स है उसको कवर किया है, पीवाई क्यूज पे लॉजिक बैठा है, तो बिलीव मी आप अच्छा करोगे। हाँ, समटाइम्स इट कैन हैपन कि जस्ट वन एडवाइस के जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो वहाँ पे लॉजिक्स कई बार काम नहीं करते हैं, ठीक है। बट आपको उससे डिसहार्टन नहीं होना है। देखो टेस्ट सीरीज का पूरा पर्पज ही अलग है
ना, वहाँ पे हम एग्ज़ाम टेम्परामेंट सीख रहे हैं, और जो पीवाईक्यूज़ है वहाँ से हम लॉजिक वाला कंपोनेंट सीख रहे हैं। तो हर एक का अपना-अपना रोल है ना। तो अगर टेस्ट सीरीज़ में कभी नंबर कम आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सोचना है कि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। बहुत लोग हैं जिनके टेस्ट सीरीज़ में 70s में आते हैं, बट वो प्रीलिम्स में 115, 120 इस रेंज में मार्क्स लेके आ जाते हैं, बिकॉज़ उनका पीवाईक्यू वाला कंपोनेंट अच्छा है। ठीक है? तो बस ये चीज़ बोलूँगा, तो टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स से थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। उसको एनालाइज़ करो क्यों मिस्टेक्स हो रही है, एंड यस, पीवाईक्यू को थोड़ा-सा डेप्थ में एनालिसिस कर लो। You will really do well. Okay? Best wishes from my side.